दोस्तों, क्या कोई इंसान लव के लिए अपना किंगडम, पावर, ऑनर और फ्यूचर सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है? अगर आपका आंसर नो है तो जॉन ड्राइडन का मास्टरपीस ऑल फॉर लव आपकी सोच बदल देगा। वेलकम टू लिटरेरी फैन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे रेस्टोरेशन एज की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइक ट्रेजेडीज ऑल फॉर लव रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1677। दोस्तों, यह केवल एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की लव स्टोरी नहीं है, बल्कि लव वर्सेस ड्यूटी, पैशन वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी एंड हार्ट वर्सेस एम्पायर के पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट की अनफॉरगेटेबल ट्रेजेडी है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने भी एंटोनियो और क्लियोपेट्रा की स्टोरी लिखी थी, लेकिन आज ड्राइडन ने इस स्टोरी को एक नया इमोशनल डेप्थ दिया, जहां पूरा फोकस केवल ट्रू लव और ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस पर है। दोस्तों, कहा जाता है ताज भी झुक गया, साम्राज्य भी हार गया, जब दिल इश्क के सामने बेकरार गया। इतिहास ने यही लिखा हर बार, पावर से बड़ा होता है ट्रू लव का अधिकार। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट फॉर लव। दोस्तों, इस एक लाइन में पूरे प्ले का सेंट्रल आइडिया छिपा है। कभी कभी एक इंसान लव के लिए पूरी दुनिया खोने को भी तैयार हो जाता है, तो आखिर मार्क एंटोनी ने रोम को क्यों छोड़ दिया? क्या क्लियोपेट्रा उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ थी या सबसे बड़ी वीकनेस? और क्या लव सच में एम्पायर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? लेट्स बिगिन द अनफॉरगेटेबल जर्नी ऑफ ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए उससे पहले देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन की फैक्ट्स की। दोस्तों, इसका टाइटल है ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड विल लॉस्ट। यह डेडिकेटेड है द राइट ऑनरेबल थॉमस अर्ल ऑफ डैम्बी को। इसके ऑथर है जॉन ड्राइडन। इसको लिखा गया था 1677 में और पब्लिश कराया गया था 1678 में। दोस्तों, वही बात करें इसकी एज की, तो ये रिस्टोरेशन एज में लिखा गया था। इसका जोनर है हीरोइक ट्रेजेडी। वहीं ये बेस्ड है द लव स्टोरी ऑफ मार्क एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा फ्रॉम रोमन हिस्ट्री। वहीं बात करें इसकी इंस्पिरेशन की, तो दोस्तों शेक्सपियर ने भी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा लिखा था, लेकिन जॉन ड्राइडन ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इसके लव को पॉलिटिक्स से ज्यादा। वहीं बात करें इसके सेटिंग की, तो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में इसकी सेटिंग हुई थी। वहीं बात करें यूनिटी ऑफ टाइम की, तो द एंटायर एक्शन टेक्स प्लेस विद इन वन डे। यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करें, द होल प्ले इज सेट इन अलेक्जेंड्रिया। एंड यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करें, द प्ले फोकसेस ऑन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एंटोनीज लव फॉर क्लियोपेट्रा एंड हिज ड्यूटी टुवर्ड्स रोम। वही बात करें इसके फॉर्म की, तो दोस्तों इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, अनराइव्ड आयम्बिक पेंटामीटर में। वही बात करें इसके हीरो की, तो वो है मार्क एंटोनी और हीरोइन है क्लियोपेट्रा। इसका सेंट्रल थीम है लव वर्सेस ड्यूटी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए उससे पहले देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को, ताकि आधे से ज्यादा स्टोरी आपको यही समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसका पहले कैरेक्टर का नाम है मार्क एंटोनी, द ट्रेजिक हीरो। दोस्तों, मार्क एंटोनी रोमन जनरल और ट्रायम्विर ऑफ रोम है। वह एक ब्रेव, ऑनरेबल और पावरफुल वॉरियर है, लेकिन क्लियोपेट्रा के प्रति उसका डीप लव उसे अपनी ड्यूटी, ऑनर और एम्पायर से दूर ले जाता है, और अंत में यही पैशनेट लव उसकी ट्रेजिक डाउनफॉल का वजह बनती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है क्लियोपेट्रा, द ट्रेजिक हीरोइन। दोस्तों, क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट है। वह ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, चार्मिंग और इमोशनली स्ट्रांग वुमन है। वह एंटोनियो से ट्रू लव करती है, लेकिन उसका प्रेम दोनों की ट्रेजिक डेस्टिनी बन जाता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है एंटीडियस, एंटोनीज लॉयल फ्रेंड। दोस्तों, एंटीडियस एंटोनी का फेथफुल फ्रेंड और रोमन सोल्जर है। वह चाहता है कि एंटोनी क्लियोपेट्रा को छोड़कर रोम, ऑनर और ड्यूटी की ओर लौट आए। वह लॉयल्टी, डिसिप्लिन और पैट्रियोटिज्म का सिंबल है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है ऑक्टेवियस सीजर, द पावरफुल रूलर। दोस्तों, ऑक्टेवियस सीजर एंटोनी का पॉलिटिकल राइवल और फ्यूचर एम्परर का रोम है। वह एम्बिशियस, प्रैक्टिकल और पावर हंग्री लीडर है। उसके लिए एम्पायर और पावर सबसे पहले है। दोस्तों, वही अगले कैरेक्टर का नाम है ऑक्टेविया, एंटोनीज वाइफ एंड ऑक्टेवियस सिस्टर। दोस्तों, ऑक्टेविया एंटोनी की लॉफुल वाइफ और सीजर की सिस्टर है। वह काइंड, पेशेंट, फेथफुल और डिग्निफाइड वुमन है। वह एंटोनी को उसके फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाती। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है डोलाबेला, एंटोनीज फ्रेंड। दोस्तों, डोलाबेला एंटोनी का ट्रस्टेड फ्रेंड है। वह ऑनेस्ट और नोबल कैरेक्टर है। उसकी क्लियोपेट्रा के साथ फ्रेंडशिप को लेकर एंटोनी गलतफहमी का शिकार हो जाता है, जिससे ट्रेजेडी और गहरी हो जाती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है एलेक्सास, क्लियोपेट्राज अटेंडेंट। दोस्तों, एलेक्सास क्लियोपेट्रा का लॉयल अटेंडेंट है। वह हमेशा क्वीन की सर्विस करता है और एंटोनी तथा क्लियोपेट्रा के बीच मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों, वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है सेरापियन, इजिप्टियन प्राइस्ट। दोस्तों, सेरापियन प्राइस्ट ऑफ आइसिस है। वह पूरे प्ले में रिलीजियस एटमॉस्फियर, फेट और डूम का संकेत देता है। उसका कैरेक्टर ट्रेजेडी के सीरियस मूड को और भी प्रभावशाली बनाता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है माइरिस। दोस्तों, माइरिस क्लियोपेट्रा की माइनर अटेंडेंट है। प्ले में उसका रोल छोटा है, लेकिन उसकी प्रेजेंट इजिप्ट के रॉयल कोर्ट का ग्रैंड एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। वह क्लियोपेट्रा की सर्विस करती है और क्वीन के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है चार्मियन। दोस्तों, चार्मियन क्लियोपेट्रा के सबसे ट्रस्टेड कंपेनियन और फेथफुल अटेंडेंट है। वह इंटेलिजेंट, वाइस, विटी और डिवोटेड वुमन है। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में वो क्लियोपेट्रा के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, वह क्वीन को एडवाइस, कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट देती है। दोस्तों, प्ले के फाइनल सीन्स में चार्मियन अपनी क्वीन का साथ नहीं छोड़ती। उसकी लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और सेल्फलेस डिवोशन उसे प्ले के सबसे मेमोरेबल माइनर कैरेक्टर्स में शामिल करते हैं। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है इराश,
दोस्तों इरास भी क्लियोपेट्रा की लॉयल अटेंडेंट है। उसका नेचर बहुत जेंटल, काइंड और ओबेडिएंट है। वह क्लियोपेट्रा से डीप अफेक्शन रखती है और हर हैप्पी तथा ट्रेजिक मोमेंट में उसके साथ रहती है। दोस्तों प्ले के एंडिंग में इरास अपनी क्वीन के प्रति अनकंडीशनल लव और डिवोशन का प्रमाण देती है। उसका कैरेक्टर फेथफुल, लव और सेक्रीफाइस का सिंबल है। दोस्तों इन तीनों फीमेल अटेंडेंट्स के माध्यम से शेक्सपियर क्लियोपेट्रा का रॉयल पर्सनालिटी, लीडरशिप और उसके प्रति लोगों की डीप लॉयल्टी को प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले प्रीफेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर जॉन ड्राइडन अपने पर्पस और ड्रामेटिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों ड्राइडन बताते हैं कि ऑल फॉर लव उनकी सबसे सीरियस ट्रेजेडी है और इस प्ले को लिखते वक्त उन्होंने विलियम शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपेट्रा से इंस्पिरेशन ली, लेकिन उनका उद्देश्य शेक्सपियर की कॉपी करना नहीं था, बल्कि वे उसी हिस्टोरिकल स्टोरी को नियो क्लासिकल स्टाइल में अधिक कॉम्पैक्ट, इमोशनल और ड्रामेटिक रूप से प्रेजेंट करना चाहते थे। दोस्तों ड्राइडन कहते हैं कि उन्होंने इस प्ले में लव को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए उसका टाइटल ऑल फॉर लव रखा गया है। उनके अकॉर्डिंग एंटोनी का डाउनफॉल उसकी मिलिट्री वीकनेस से नहीं, बल्कि उसके इंटेंस लव फॉर क्लियोपेट्रा से होता है। दोस्तों प्रीफेस में ड्राइडन यह भी बताते हैं कि उन्होंने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है। पहले उनकी कई हीरोइक प्लेज राइमिंग कॉपलेट्स में लिखी गई थी, लेकिन इस ट्रेजेडी में उन्होंने ब्लैंक वर्स चुना, क्योंकि इससे कैरेक्टर्स की इमोशंस, नेचुरल कन्वर्सेशन और ट्रेजिक इफेक्ट अधिक प्रभावशाली बनते हैं। दोस्तों ड्राइडन ने नियो क्लासिकल रूल्स का भी फॉलो किया है। प्ले में 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन का ध्यान रखा गया है। दोस्तों इससे कहानी अधिक फोकस्ड, रियलिस्टिक और ड्रामेटिकली इफेक्टिव बन जाती है। दोस्तों जब हमें प्रीफेस की फिलॉसफी समझ में आ गई है, तो आइए शुरू करते हैं ऑल फॉर लव की अनफॉरगेटेबल ट्रेजेडी स्टोरी। दोस्तों इस स्टोरी की शुरुआत इजिप्ट के रॉयल पैलेस से होती है। मार्क एंटोनी अब रोम का महान वॉरियर कम और क्लियोपेट्रा का पैशनेट लवर ज्यादा बन चुका है। वो अपने पॉलिटिकल ड्यूटीज को भूलकर क्लियोपेट्रा के साथ लग्जरी, रोमांस और हैप्पीनेस में समय बिता रहा है। दोस्तों पूरे इजिप्ट और रोम में उनकी लव स्टोरी चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन इसी प्यार की वजह से एंटोनी की रेपुटेशन धीरे धीरे गिरने लगती है। दोस्तों दूसरी तरफ रोम में एंटोनी के लॉयल फ्रेंड्स वेंटिडियस और डोलाबेला बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। उन्हें लगता है कि एंटोनी ने रोम की ऑनर को छोड़कर क्लियोपेट्रा के लिए अपनी ग्रेटनेस खो दी है। दोस्तों दोनों डिसाइड करते हैं कि वे इजिप्ट जाकर एंटोनी को रियलिटी का एहसास कराएंगे और उसे वापस रोम लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वेंटिडियस और डोलाबेला ऑक्टेवियस सीजर से मिलते हैं। वे सीजर को बताते हैं कि एंटोनी अब रोम का लॉयल लीडर नहीं रहा, उसने क्लियोपेट्रा के प्यार में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर दिया है। दोनों सीजर से परमिशन मांगते हैं कि वे एंटोनी को वापस लाकर ड्यूटी की राह पर लाएंगे। ऑक्टेवियस सीजर एंटोनी के बिहेवियर से बहुत एंग्री है। उसे लगता है कि एंटोनी ने रोमन एम्पायर की ऑनर को इंसल्ट किया है, इसलिए सीजर वेंटिडियस और डोलाबेला को इजिप्ट जाने की परमिशन दे देता है। अब रोम एंटोनी के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रोमन एम्बेसडर्स इजिप्ट के लिए शिप से निकल पड़ते हैं। उनका मिशन क्लियर है, या तो एंटोनी को क्लियोपेट्रा से अलग करके रोम वापस लाना या फिर उसके खिलाफ कठोर कदम उठाना। दोस्तों समंदर की यात्रा आने वाले बड़े कॉन्फ्लिक्ट का संकेत देती है। वहीं क्लियोपेट्रा की लॉयल अटेंडेंस इरास और चार्मियन पैलेस में बात करती है। वे रोम से आने वाले खतरे को महसूस कर रही है। दोनों क्लियोपेट्रा के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाती है और उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित है। दोस्तों पैलेस का पीसफुल एटमॉस्फेयर अब टेंशन में बदलने लगता है। वहीं मायरिस क्लियोपेट्रा को खबर देती है कि रोमन एम्बेसडर्स इजिप्ट पहुंचने वाले हैं। वो वार्निंग देती है कि एंटोनी और रोम के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। क्लियोपेट्रा सब कुछ सुनकर भी पैनिक नहीं करती, वो कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशन का सामना करने का फैसला लेती। वहीं क्लियोपेट्रा अपने रॉयल कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस को दिखाती है। उसे पूरा विश्वास है कि एंटोनी का लव इतना स्ट्रांग है कि कोई भी रोमन एम्बेसडर उसे उससे दूर नहीं कर सकता। वो एम्बेसडर्स का सम्मान के साथ स्वागत करने का फैसला करती है। दोस्तों एक्ट 1 का अंत रोमन एम्बेसडर्स के इजिप्ट की ओर बढ़ने के साथ होता है। अब स्टेज पूरी तरह तैयार है। एक तरफ लव एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का है, वहीं दूसरी तरफ ड्यूटी रोम का है और यही कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर ट्रेजेडी की वजह बनेगी। दोस्तों वहीं एक्ट 2 की ओपनिंग अलेक्जेंड्रिया से होती है। एंटोनी पूरी तरह क्लियोपेट्रा के लव, ब्यूटी और रॉयल लग्जरी में खो चुका है। अब उसके लिए लव सबसे बड़ा ट्रूथ बन गया है, जबकि रोम, ड्यूटी, ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। दोस्तों क्लियोपेट्रा एंटोनी को पीस, हैप्पीनेस और इमोशनल सपोर्ट देती है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम उनके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोम में एंटोनी के इस बिहेवियर को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा है। रोमन पीपल मानते हैं कि एंटोनी ने एक ग्रेट रोमन जनरल होने का कर्तव्य छोड़ दिया है। वहीं रोम में एंटोनी की लाइफ को लेकर सीरियस डिस्कशन होता है। वेंटिडियस और डोलाबेला एंटोनी के डिसीजन से बहुत डिसअपॉइंटेड है। उन्हें लगता है कि क्लियोपेट्रा की वजह से एंटोनी ने रोमन ऑनर, रेपुटेशन और लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वे ऑक्टेवियस सीजर को कन्विंस करते हैं कि अगर एंटोनी को अभी नहीं रोका गया तो पूरे रोमन एम्पायर की अथॉरिटी कमजोर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ जेलसी, पॉलिटिक्स और एम्बिशन धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं। वहीं ऑक्टेवियस सीजर एंटोनी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। वह ओपनली क्लियर करता है कि एंटोनी ने रोम के साथ बिट्रेयल किया है।
दोस्तों सीजर डिसाइड करता है कि एंटोनी को पनिशमेंट मिलेगी और अगर एंटोनी क्लियोपेट्रा को छोड़कर रोम वापस नहीं आता तो वार अनअवॉइडेबल होगा। दोस्तों अब पर्सनल लव स्टोरी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने लगे और वार की शुरुआत लगभग तय हो जाती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ऑक्टेवियस अपने ट्रस्टेड रोमन इन्वोस को अलेक्जेंड्रिया भेजता है। उनका मिशन एंटोनी तक सीजर का फाइनल मैसेज पहुंचाना है। इन्वोस एंटोनी से कहते हैं कि वो क्लियोपेट्रा को छोड़कर रोम वापस लौट आए और अपनी ड्यूटी निभाए। दोस्तों उनके शब्दों में वार्निंग, अथॉरिटी और रोमन प्राइड साफ दिखाई देता है। दोस्तों एंटोनी को एक फाइनल चांस दिया जाता है। वहीं जब रोमन इन्वोस अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं और एंटोनी तथा क्लियोपेट्रा से मिलते हैं तो वे सीजर का मैसेज पढ़कर सुनाते हैं और एंटोनी से तुरंत रोम लौटने की डिमांड करते हैं। दोस्तों क्लियोपेट्रा पूरे कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और रॉयल ग्रेस के साथ उनका स्वागत करती है। वह किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखाती। एंटोनी भी क्लियोपेट्रा का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। दोस्तों क्लियोपेट्रा अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखाती है। दोस्तों क्लियोपेट्रा रोमन इन्वोस को बहुत स्मार्ट, डिप्लोमेटिक और विटी रिप्लाई देती है। वह कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देती बल्कि अपनी इंटेलिजेंस से पूरे कन्वर्सेशन को कंट्रोल करती है। वह एंटोनी की ऑनर और उसके लव दोनों की रक्षा करती है। उसकी बातों से रोमन समझ जाते हैं कि क्लियोपेट्रा केवल एक ब्यूटीफुल क्वीन नहीं बल्कि एक वाइज रूलर भी है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ चार्मियन और इराज आने वाले डेंजर के बारे में बात करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि एंटोनी और क्लियोपेट्रा का लव अब एक बड़े वार का वजह बन सकता है। फिर भी वे अपनी क्वीन के प्रति पूरी लॉयल्टी दिखाते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ रहने का वादा करती हैं। वहीं एंटोनी अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वह रोम वापस जाने से साफ मना कर देता है और क्लियोपेट्रा के साथ रहने का फैसला करता है। दोस्तों उसके लिए लव किसी पावर, किंगडम, ऑनर या एम्पायर से बड़ा बन चुका है। दोस्तों एंटोनी जानता है कि इस डिसीजन का रिजल्ट वार होगा, फिर भी वो पीछे नहीं हटता। दोस्तों एक्ट 2 का एंडिंग सस्पेंस और टेंशन से भरा हुआ है। एंटोनी का डिसीजन अब रोम और इजिप्ट के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का वजह बन चुका है। अब लव, पॉलिटिक्स, जेलसी, ऑनर और ड्यूटी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोस्तों ऑडियंस को साफ महसूस होने लगता है कि आने वाली ट्रेजेडी अब बहुत करीब है। दोस्तों एंटोनी अब भी अलेक्जेंड्रिया के रॉयल पैलेस में क्लियोपेट्रा के साथ अपनी लव लाइफ में पूरी तरह लॉस्ट है। उसके लिए अब लव, प्लेजर, रोमांस और हैप्पीनेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। वह रोम अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप को लगातार इग्नोर कर रहा है। वहीं क्लियोपेट्रा उसे हर पल सपोर्ट और कंफर्ट देती है। लेकिन एंटोनी के फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को डर है कि एक महान रोमन जनरल अपना ऑनर, रेपुटेशन और पावर धीरे धीरे खो रहा है और यहीं से लव वर्सेस ड्यूटी का कॉन्फ्लिक्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रोम के सीनेटर्स और रोमन लीडर्स एंटोनी से बहुत एंग्री हैं। उनका मानना है कि एंटोनी ने एक इजिप्टियन क्वीन के लिए अपने नेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिट्रे कर दिया है। दोस्तों सभी लोग एंटोनी के खिलाफ मीटिंग करते हैं और उसके विरुद्ध स्ट्रांग एक्शन लेने का डिसीजन करते हैं। अब रोम को लगता है कि एंटोनी उनका हीरो नहीं बल्कि ट्रेटर बन चुका है और इसी डिसीजन के साथ आने वाले वार की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों एंटोनी के एनिमीज इस सिचुएशन का पूरा एडवांटेज उठाते हैं। वे ऑक्टेवियस सीजर को एंटोनी के खिलाफ और अधिक प्रोवोक करते हैं। वे कहते हैं कि एंटोनी इजिप्ट में अपनी पावर और इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रहा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में एंटोनी को डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑक्टेवियस उनकी बातों से और अधिक डिटरमाइंड हो जाता है। अब वार लगभग सर्टेन दिखाई देने लगे। वहीं रोम के इन्वोस अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं और एंटोनी को ऑक्टेवियस सीजर का ऑफिशियल मैसेज देते हैं। उनका ऑर्डर साफ होता है, क्लियोपेट्रा को छोड़कर तुरंत रोमन वापस लौट आओ। एंटोनी इस मैसेज को अपनी इंसल्ट समझता है। वह गुस्से में इस प्रपोजल को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। वहीं एंटोनी साफ कह देता है कि कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ या डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस रिफ्यूजल से रोम और एंटोनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों एंटोनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। वह डिक्लेयर करता है कि वह कभी भी क्लियोपेट्रा को लीव नहीं करेगा, चाहे उसके लिए पावर, पोजीशन, ग्लोरी या एम्पायर क्यों न खोना पड़े। दोस्तों एंटोनी के लिए ट्रू लव किसी भी क्राउन, किंगडम या पॉलिटिकल सक्सेस से अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसका यह प्राउड रिप्लाई उसकी लॉयल्टी, करेज और डीप लव को दिखाता है, लेकिन यही डिसीजन उसकी ट्रेजेडी को और करीब ले आता है। वहीं क्लियोपेट्रा अपनी फेथफुल कंपेनियन चार्मियन के साथ एंटोनी के फ्यूचर पर डिस्कशन करती है। चार्मियन आने वाली वार को लेकर बहुत वरीड है और क्लियोपेट्रा को वार्निंग देती है कि डेंजर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्लियोपेट्रा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि एंटोनी का लव कभी चेंज नहीं होगा। वह एंटोनी पर पूरा ट्रस्ट करती है। दोस्तों यह कन्वर्सेशन क्लियोपेट्रा के डिवोशन, फेथ और इमोशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। वहीं अब रोम अपनी आर्मी, सोल्जर्स, शिप्स और कमांडर्स को बैटल के लिए पूरी तरह प्रिपेयर करता है। हर जगह वार प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। ऑक्टेवियस सीजर अपनी विक्ट्री को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस है। दूसरी ओर एंटोनी भी अपनी फोर्सेस तैयार करता है। दोस्तों अब लव और ड्यूटी का कॉन्फ्लिक्ट केवल इमोशन तक सीमित नहीं रहता बल्कि बैटल फील्ड तक पहुंच जाता है। दोस्तों वार अब पूरी तरह अनअवॉइडेबल बन चुकी है। दोस्तों आने वाले बैटल के बावजूद एंटोनी और क्लियोपेट्रा अपने प्रीसियस मोमेंट साथ बिताते हैं। दोनों जानते हैं कि उनका फ्यूचर पूरी तरह अनसर्टेन है और कभी भी वार शुरू हो सकती है। फिर भी वे फियर की जगह लव को चूज करते हैं। उनका रिलेशनशिप पहले से भी अधिक स्ट्रांग दिखाई देता है। दोस्तों यह सीन दर्शकों को उनकी डीप इमोशंस और ट्रू अफेक्शन का अनुभव कराता है। दोस्तों एक्ट 3 का एंडिंग बहुत ड्रामेटिक होता है। रोम और इजिप्ट दोनों की आर्मीज पूरी तरह बैटल के लिए रेडी हैं।
एंटोनियो और ऑक्टेवियस सीजर के बीच फाइनल कन्फ्रंटेशन अब बहुत क्लोज है। दोस्तों पूरे स्टोरी में टेंशन, इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। एक्ट के अंत में यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब लव और ड्यूटी की फाइनल बैटल शुरू होने वाली है और यही आने वाली ट्रेजेडी की सबसे बड़ी फाउंडेशन बनती है। दोस्तों अलेक्जेंड्रिया की एक शांत रात में एंटोनी अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर वरी, रिग्रेट और फियर साफ दिखाई देते। उसे महसूस होने लगता है कि ऑक्टेवियस अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो सोचता है कि शायद उसकी लाइफ का सबसे कठिन समय शुरू हो चुका है। उसका दिल क्लियोपेट्रा के लिए धड़कता है, लेकिन उसका माइंड लगातार आने वाले वार की चिंता में डूबा रहता है। दोस्तों तभी रोम से एक मैसेंजर आता है और शॉकिंग न्यूज सुनाता है। वह बताता है कि ऑक्टेवियस लगातार विक्ट्रीज हासिल कर रहा है और रोमन सीनेट ने एंटोनी को पब्लिक एनिमी घोषित कर दिया है। दोस्तों यह सुनकर एंटोनी के अंदर एंगर, पेन और ह्यूमिलिएशन एक साथ जाग उठते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ एनवी और एम्बिशन का सिंबल डोलावेला को एंटोनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एंटोनी अब वीक हो चुका है और यह सही मौका है उसके खिलाफ एक्शन लेने का। दोस्तों डोलावेला असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि उसके दिल में एंटोनी के लिए रेस्पेक्ट भी है और रोम के प्रति ड्यूटी भी। दोस्तों रोम के लीडर्स एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वे फैसला करते हैं कि एंटोनी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा। दोस्तों बड़ी बड़ी रोमन आर्मीज इजिप्ट भेजने की योजना बनाई जाती है। उनका असली उद्देश्य केवल एंटोनी को हराना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए क्लियोपेट्रा से अलग करना है। अब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अपने सबसे डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी है। दोस्तों वहीं उधर क्लियोपेट्रा के दिल में अजीब सी बेचैनी है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई बड़ा डेंजर आने वाला है। वह एंटोनी की सेफ्टी को लेकर बहुत डर जाती है। उसकी लॉयल मेड चार्मियन उसे समझाती है और होप देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लियोपेट्रा जानती है कि आने वाला समय उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों काफी सोचने के बाद एंटोनी अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वह कहता है कि अब वो ऑक्टेवियस का सामना करेगा। उसके लिए ऑनर और लव दोनों बराबर इंपॉर्टेंस है। दोस्तों वह घोषणा करता है कि अगर क्लियोपेट्रा के बिना जीना पड़े तो उससे अच्छा ऑनर के साथ मर जाना है, और इसी संकल्प के साथ वह अपनी आर्मी को बैटल के लिए तैयार करता है। दोस्तों वही पूरे अलेक्जेंड्रिया में वार प्रिपरेशन शुरू हो जाते हैं। क्लियोपेट्रा अपने एलिज को मैसेजेस और गिफ्ट्स भेजती है ताकि वे उसकी मदद करने के लिए आएं। दोस्तों वहीं सैनिक हथियार तैयार करते हैं, जहाज युद्ध के लिए सजाए जाते हैं और पूरे शहर में फियर, टेंशन और अनसर्टेनिटी का माहौल फैल जाता है। हर कोई जानता है कि निर्णायक युद्ध अब बहुत करीब है। दोस्तों बैटल से पहले एंटोनी और क्लियोपेट्रा कुछ समय अकेले बिताते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने लव, लॉयल्टी और फेथ का इजहार करते हैं। वे जानते हैं कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है। दोस्तों यह सीन पूरे प्ले का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। रात गहराती जाती है। एक तरफ रोमन आर्मी तैयार खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट की सेना भी अंतिम युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों जानते हैं कि अगली सुबह उनकी डेस्टिनी तय करेगी। लव, ड्यूटी, पॉलिटिक्स और फेट अब आमने सामने खड़े हैं। इसी सस्पेंस, फियर और आने वाले फाइनल बैटल की याद के साथ एक्ट 4 समाप्त हो जाता है। दोस्तों एक्ट 4 में लव की सबसे कठिन टेस्ट होती है। पॉलिटिक्स, ड्यूटी और डेस्टिनी एंटोनी और क्लियोपेट्रा को उसे ट्रेजिक एंडिंग की ओर ले जाते हैं, जहाँ उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बनता है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। दोस्तों इस फाइनल एक्ट में युद्ध कांत हो चुका था। ऑक्टेवियस की सेना ने एंटोनी को पूरी तरह हरा दिया था। बैटल युद्ध से लौटे सैनिकों ने एंटोनी को जब उसकी क्रशिंग डिफीट की खबर दी तो यह सुनते उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने न केवल अपना एम्पायर खो दिया है, बल्कि अपनी ऑनर भी खो दी है। दोस्तों एंटोनी अपने महल में अकेला बैठा सोचने लगा कि एक समय वही रोम का सबसे ग्रेट जनरल था, लेकिन आज वह एक हारा हुआ इंसान बन चुका है। तभी उसे यह झूठी खबर मिलती है कि क्लियोपेट्रा इज डेड। दोस्तों यह सुनकर एंटोनी पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वह कहता है कि लाइफ विदाउट क्लियोपेट्रा हैज नो मीनिंग। दोस्तों उसे लगता है कि अब उसके जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा। अपने प्यार और सम्मान के लिए वह सुसाइड करने का फैसला करता है। उसके मन में केवल एक ही इच्छा बचती है, मरने के बाद क्लियोपेट्रा से फिर मिलना। दोस्तों वहीं दूसरी ओर क्लियोपेट्रा अपने महल में एंटोनी की हार की खबर सुनकर गहरे दुख में डूब जाती है। उसे पता चलता है कि अब ऑक्टेवियस इजिप्ट पर कब्जा करने वाला है और उसे रोम ले जाकर पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों क्लियोपेट्रा एक ग्रेट क्वीन थी। वह जानती थी कि लिविंग इन शेम इज वर्स देन डेथ, इसलिए वह निर्णय लेती है कि वह अपनी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए मृत्यु को स्वीकार करेगी। वो अपने अंतिम क्षणों की तैयारी करती है। उसका चेहरा दुख से भरा होता है, लेकिन उसके अंदर अद्भुत करेज और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वह मानती है कि उसका प्यार एंटोनी के साथ मृत्यु के बाद भी हमेशा जीवित रहेगा। इसी बीच एंटोनी को सच्चाई पता चलती है कि क्लियोपेट्रा इज स्टिल अलाइव। दोस्तों यह सुनकर वह तुरंत उसके पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते। दोस्तों एंटोनी क्लियोपेट्रा का हाथ पकड़कर कहता है कि उसने जीवन में कई गलतियां की, लेकिन उनका प्यार हमेशा सच्चा था। दोस्तों क्लियोपेट्रा भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि उनका लव इज स्ट्रॉन्गर देन पावर एंड पॉलिटिक्स। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उनका अंत बहुत करीब है। फिर भी वे दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। वे एक दूसरे की बाहों में पीस, फॉरगिवनेस और ट्रू लव
का अनुभव करते हैं। दोस्तों वही कुछ ही समय बाद एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों मृत्यु को गले लगा लेते। उनका ट्रेजिक एंड पूरी कहानी का सबसे इमोशनल क्षण बन जाता है। उनका प्रेम यह साबित कर देता है कि ट्रू लव कैन डिफीट इवन डेथ। दोस्तों इसके बाद ऑक्टेवियस इजिप्ट में विजयी शासक के रूप में प्रवेश करता है। उसने युद्ध जीत लिया, लेकिन एंटोनी और क्लियोपेट्रा ने अपने अमर प्रेम के कारण लोगों के दिल जीत लिए। इस प्रकार एम्पायर फॉल्स बट लव बिकम्स इमोर्टल। उनकी प्रेम कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। दोस्तों एक्ट 5 हमें सिखाता है कि ट्रू लव, सैक्रिफाइस, ऑनर, फॉरगिवनेस एंड लॉयल्टी किसी भी पावर, एम्बिशन या विक्ट्री से अधिक ग्रेट होते हैं। दोस्तों एंटोनी और क्लियोपेट्रा की डेथ दुखद जरूर है, लेकिन उनका प्रेम उन्हें हमेशा के लिए इमोर्टल बना देता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।